हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने ढेर सारे पेपर सॉल्व किए हैं और आगे भी बहुत सारे करने हैं अभी। तो आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं 2018 का सेट ए, जिसमें हमने सेकेंड वाले लॉट यानी कि सितंबर वाले लॉट का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैलेंजेस आएंगे, साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते चलिएगा, जिससे ये कंफर्मेशन हो जाए कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। ये मैंने सेट ए लिया हुआ है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं, इसको फॉलो भी करना होता है। ये मैं हर एग्जाम को स्टार्ट करने के पहले बताता हूं आपको। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो सकती है पेपर की। जैसे यहाँ आज स्टार्टिंग हुई है फिल इन द ब्लैंक से, कभी हमने सिनोनिम से स्टार्टिंग देखी है, कभी एंटोनिम से, कभी हो सकता है स्पॉटिंग एरर से हो। ये किस्मत की बात है, बट यहाँ पे फिलहाल फिल इन द ब्लैंक से स्टार्टिंग हो रही है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके डायरेक्शंस पहले, उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से कॉन्टेक्स्ट के हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला डायरेक्शन है, each of the following sentences in this section has a blank space and 4 words of group of words given after the sentences. Select the words or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. बहुत सिंपल सा काम है। आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में आपको करना सिंपल सा काम है। वो काम है कि आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा वाला वर्ड जो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में दिया है ये बढ़िया तरीके से फिट हो जा रहा है। कई बार ये सिंगल वर्ड्स होंगे, कई बार ये पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे और कई बार 2 से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही ब्लैंक में मोस्टली यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, आप एक ही वर्ड है, कई बार 1 से ज्यादा वर्ड्स दे सकते हैं, सो डिपेंड करेगा। वही इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे एक ब्लैंक स्पेस गिवन है। इस ब्लैंक स्पेस में इस सेंटेंस के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट बन रहा है वो आप यहां पे पढ़ के बताइए कि कौन सा वाला यहां पे ए बी सी डी में से इसको फुलफिल कर सकता है। इतना सिंपल सा काम है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। यहां पे लिखा है माई टीचर वॉज अनॉयड, माई टीचर वॉज डैश अस फॉर बीइंग लेट। ठीक है, अब यहां पे अनॉयड एट है, अनॉयड विद है, अनॉयड अबाउट है, अनॉयज है। अब देखो माई टीचर अनॉयज, अब टीचर अनॉय तो नहीं करेगी। अगर मैं यहां पे अनॉय लिखता हूं, सी अब यहां पे लिखा है वॉज, अब अगर वॉज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अनॉयज तो यहां से सेंसलेस हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला अनॉय नहीं करेगी। सो अनॉयज यहां पे सेंस इसलिए बाहर हो रहा है क्योंकि वॉज लगा हुआ है, मतलब यहां पे हमेशा पास्ट वाला चाहिए होगा। पास्ट के हमारे पास 3 ऑप्शन है, एट है, विद है और अबाउट है। अनॉयड अबाउट समथिंग होता है। अब यहां पे अस लिखा है, मतलब हम लोगों से चिढ़ जाती है। सो एट नहीं, हमें क्या लेना पड़ता है, अनॉयड विद अस होता है बेटा। ठीक है, अनॉयड एट एन इशू होता है। अनॉयड एट के बाद में हम कोई इशू लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अनॉयड विद के बाद में हम कोई पर्सन लगाते हैं। तो जस्ट बिकॉज यहां पे अस लिखा है, हमें यहां पे विद चाहिए होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। ठीक है, अब संध्या शायद यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख के ऐसा लग रहा है कि चिल्लाया गया होगा। आपने वो फुकरे मूवी देखी है ना, वो जो ऊपर से आंटी जी चिल्लाती हैं और नीचे से वो चूचा चिल्लाता है कि रोटी खा लो, पूछता है क्या बना है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है ना, घर के टॉप पर से चिल्लाया जा रहा है। संध्या शाउट कर रही है किसी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे शाउटेड तो सारा लिखा हुआ है। अब कौन से वाले के साथ हम जा सकते हैं, चलो देखते हैं। संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। अब यहां पे देखो रेफरेंस क्या निकल रहा है, अब कैसे देखेंगे। देखो अगर आप यहां पे लिखते हो शाउटेड एट, इसका मतलब हो जाएगा किसी पे चिल्लाना या भड़कना या गुस्साना। यहां पे क्या रेफरेंस मिल रहा है, टॉप ऑफ द हाउस से मुझे बुलाया या पुकारा, ऐसा रेफरेंस निकल रहा है, इसलिए शाउटेड एट की बात नहीं करेंगे। संध्या शाउटेड मी तो सेंस नहीं दे रहा है, तो डी भी बाहर हो जाएगा। शाउटेड ऑन मी का मतलब फिर से हो जाएगा डांट लगाना या फटकार लगाना, तो शाउट ऑन नहीं। शाउटेड टू मी का मतलब क्या हो जाता है, पुकारना या किसी को बुलाना चीख के। तो यहां पे देखो टॉप ऑफ द हाउस लिखा है, लेकिन यहां पे सेंटिमेंट गर्म तो नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि गुस्से में है या भड़के हुए हैं। तो यहां पे चिल्लाने का, चीखने का कोई सेंस नहीं है। यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि मुझे बुलाया जोर से चिल्ला के, इसलिए आई विल गेट विद शाउटेड to me from the top of the house। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, रवि हैज द हैबिट ऑफ डैश अ हेडेक। ठीक है, रवि की हैबिट थी किसी भी चीज को करने की, रवि हैज द हैबिट ऑफ डैश अ थिंग। अभी देखो कंप्लेनिंग अ थिंग, कंप्लेन अ थिंग, कंप्लेनिंग टू अ थिंग या फिर कंप्लेनिंग ऑफ अ थिंग, ऑफ अ हेडेक। चलो ठीक है, सो रवि हैज द हैबिट ऑफ डैश अ हेडेक।
कंप्लेनिंग अ हेडेक, अब देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कंप्लेनिंग अ हेडेक, इसका मतलब ये निकलेगा कि हेडेक कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिसको रवि क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। लेकिन यहां पे ये नहीं है, ये कहा जा रहा है कि हमेशा सिर दर्द जो होता है इस चीज की कंप्लेन करता था। तो अगर मैंने यहां पे लिखा ऑफ कंप्लेनिंग अ हेडेक, तो इसका मतलब निकल जाएगा हेडेक से जाके कंप्लेन करता है, इसलिए ए बाहर हो जाएगा। कंप्लेन ऑफ के बाद में देखो बेटा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, बहुत बार बताया आपको, तो यहां पे बी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब मेरे पास सी और डी बचता है, कंप्लेनिंग टू अ हेडेक या कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक। देखो हेडेक की कंप्लेन की जाती है, तो यहां से टू तो बाहर हो गया, कौन सा बच रहा है, कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक, है ना। कुछ लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि मुझे सिर दर्द है, मुझे माइग्रेन है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। सिंपली इट वुड बी ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, I always want to go alone for a ride, but my mother dash going with my brother। अच्छा ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि इंसिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बात हुई है, ठीक है। बहुत आसान सा है, देखो बेटा इंसिस्ट हमेशा ऑन के साथ यूज होता है, कभी भी आप कुछ भी देख लो, इंसिस्ट ऑन डूइंग दिस, इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर, इंसिस्ट ऑन ईटिंग फूड, ऐसे करके हमेशा इंसिस्ट चलता है। तो इंसिस्ट के साथ में फिक्स प्रपोजिशन है, कौन सा, ऑन होता है हमेशा, है ना। मतलब होता है जोर देना किसी भी चीज पे, बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना या जोर जबरदस्ती करना, लेकिन पॉजिटिव वाले नोट में। क्लियर है, समझ याद रखना, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है पॉजिटिव वाले नोट में जबरदस्ती करना। सो इंसिस्ट के साथ में ऑन फिक्स है, तो ए सी और डी के साइड मेरा ध्यान भटकेगा ही नहीं, आई विल गो विद सिंपली ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए इंसिस्ट ऑन करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो अलोन फॉर राइड बट माई मदर इंसिस्ट ऑन गोइंग विद माई ब्रदर। सिंपल यार, ये ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू डैश विद हिज क्लासमेट, ठीक है। अब यहां पे लिखा है गेट अलोंग, गेट अमंग, गेट वेल। देखो ये बीमार तो नहीं पड़ा है, तो गेट वेल तो यहां से बाहर हो गया। गेट अप का मतलब है उठना, अब ऐसा नहीं कि क्लासमेट्स के साथ ही उठ रहा है वो, गेट अप का मतलब होता है बेड से उठ जाना, तो ये दो ऑप्शन तो यहीं से बाहर हो गए। फिर है गेट अलोंग, फिर है गेट अमंग। गेट अमंग का मतलब होगा क्लासमेट्स के बीच में ही ना जा पाए, लेकिन यहां पे क्लासमेट्स लिखा है, मतलब वो उनके बीच में तो है। अब यहां पे गेट अलोंग का मतलब क्या है, जैसे घुल मिल जाने की बात करते हैं ना, तो गेट अलोंग बोला जाता है उसको। तो कह रहा था न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अलोंग विद हिज क्लासमेट्स, मतलब अपने क्लासमेट्स के साथ में घुलना मिलना उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गेट अलोंग। देखो इस तरीके से अगर आप एलिमिनेट करोगे तो बाकी डाउट्स नहीं रहेंगे दिमाग में कि क्यों ये चीज मैंने नहीं करी है, राइट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है। द विजिटिंग डिप्लोमैट डैश द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ठीक है, द विजिटिंग डिप्लोमैट डैश द प्राइम मिनिस्टर, यहां पे है ए ऑप्शन, कॉल्ड इन, कॉल्ड एट, कॉल्ड ऑन या कॉल्ड अपॉन। इसका तो बहुत सिंपल सा, हमने ये कॉल वाले कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, आप खुद ही आंख बंद करके बोल दोगे सर इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो कॉल्ड इन, कॉल्ड एट, कॉल अपॉन का सेंस बन नहीं रहा, इट वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड ऑन। क्लास में कितने बार ये चीज पढ़ी हुई है, राइट। सो इट वुड बी द विजिटिंग डिप्लोमैट कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर, सिंपल है यार। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। 7th कह रहा है द डैश सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज। अब यहां पे कह रहा है ही वुड हैव गॉट द प्राइज। अगर आपको ध्यान हो, हमने क्या पढ़ा था, कंडीशनल सेंटेंस में ये चीज पढ़ी थी, है ना। और मैंने आपको कहा भी था कि कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। कंडीशनल में हमने 2 सेंटेंसेस पढ़े थे, एक रियल वाला पढ़ा था, एक इमेजिनरी वाला पढ़ा था। हमने सीखा था कि वुड हैव प्लस V3 अगर लिखा हो, इसका मतलब है ये रियल वाला होगा, और इसके एक पार्ट में क्या लगा होगा बेटा, एक पार्ट में लगा होगा हैड प्लस V3, एक पार्ट में लगा होगा हैड प्लस V3 और दूसरे पार्ट में लगा होगा वुड हैव प्लस V3, मतलब ये मॉडल हैव प्लस V3। तो दूसरा वाला पार्ट यहां पे लिखा है, जो पहला वाला पार्ट होना चाहिए इसके साथ में हैड प्लस V3 लगा होना चाहिए। अब देखते हैं, देखो हैड ही बीन लिखा है, हैज ही बीन बाहर हो जाएगा, वुड हैव ही बीन नहीं लगेगा क्योंकि वुड लग गया यहां पे, नहीं लगता है दूसरे पार्ट में, ही इज तो लगेगा नहीं, क्या हो गया, हैड ही बीन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है, सिंपल है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 10 years डैश फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। 10 years डैश फॉर मी। अब यहां पे 10 years
आर अ लॉन्ग टाइम, गलत है ये। 10 ईयर्स क्या है, एक टाइम के बारे में बात करा गया है, तो ए तो यहां से बाहर निकल जाएगा। इज अ लॉन्ग टाइम, हैज अ लॉन्ग टाइम या ऑफ टाइम, देखो ऑफ टाइम, 10 ईयर्स ऑफ टाइम फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। अगर हम 10 ईयर्स ऑफ टाइम लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि गलत माना जाएगा, लेकिन अगर यहां पे लिखा 10 ईयर्स ऑफ टाइम फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, तो कहना क्या चाहते हो भाई वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि क्या कहना चाहता है वो समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए यहां पे 10 ईयर्स ये तो गलत हो गया, ए और डी तो बाहर हो गए। अब 10 ईयर्स हैज अ लॉन्ग टाइम, 10 साल के पास थोड़ी समय है, इसलिए हैज अ लॉन्ग टाइम तो बाहर है, क्या बच जा रहा है, बी। 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, किसी के लिए भी यार 10 साल फॉरेन कंट्री में रहना इज अ ह्यूज टाइम, तो यही वाली बात यहां हो रही है। सो ए वुड गो विद ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या है ये। इफ आई डैश यू, आई डैश लव यू एक्सेप्ट दी ऑफर, ठीक है, इफ आई डैश यू। अब देखो यहां पे बहुत आसान सी चीज है ये, अगर हमने आपको कंडीशनल पढ़ाया था वो वाली बात याद हो तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको याद होगी। हमने सीखा था कि जब भी कभी हम पास्ट लगाते हैं, यहां पे देखो बात हो रही है पास्ट वाले कंडीशनल की, है ना, या आप ऐसा कह सकते हो इमेजिनरी वाले कंडीशन की बात हो रही है। तो यहां पे देखो V2 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 सब में यूज हुआ है। हमने सीखा था कि V2 तो कोई सा भी लग सकता है, लेकिन कभी भी वॉज नहीं लगेगा, या यहां पे आई हो, ही हो, शी, इट कुछ हो, आप वॉज नहीं लगा सकते। तो दो ऑप्शन का तो यहां से पहले ही सफाया हो चुका है। अब दो ऑप्शन बचते हैं वर, और दोनों ऑप्शन वर वाले बचते हैं। अब डिफरेंस है यहां पे वुड और विल का। हमने क्या सीखा था बेटा, मॉडल्स आप लगा सकते हो, लेकिन विल को ना प्रेफर करके आप वुड को प्रेफर करोगे, शैल को ना प्रेफर करके शुड को प्रेफर करोगे, कैन को ना प्रेफर करके कुड को प्रेफर करोगे, सब सीखा था। यानी कि डी ऑप्शन का भैया यहां से काम तमाम है, क्योंकि यहां पे विल लगा है। कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे फिट हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा, इफ आई वर यू आई वुड लव टू एक्सेप्ट दी ऑफर। आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा सारी क्लासेस की हुई है तो ये चीज बहुत आसान लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो पढ़ाने के बाहर से आया हुआ हो। देख के आपको लग ही रहा होगा। चलो, माई सिस्टर आस्क्ड मी डैश विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज, ठीक है। अब मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मेरी इच्छा है बाहर जाके पढ़ाई करने की। इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं, माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई कुड बी विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज। कुड आते ही बेटा ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज एबिलिटी दिखाने लग जाएगा, इसलिए कुड यहां से बाहर हो जाएगा। माई सिस्टर आस्क्ड मी वेदर आई शुड बी विलिंग टू, शुड बी का मतलब है सजेस्टिव मोड में आ जाएगा कि मैं किसी को सजेशन दूं, इसलिए बाहर हो जाएगा। डी कह रहा है माई सिस्टर आस्क्ड मी वेदर आई विल विजिट। अब देखो यहां पे विल लगा हुआ है, अच्छा है ये। यहां पे लिखा है इफ आई वर है, चलो देखते हैं कौन सा वाला हो सकता है। अगर यहां पे विल फिट करना होगा तो यानी कि ये सेंटेंस फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, लेकिन यहां पे आस्क्ड लगा है, यानी कि ये पास्ट हो गया। तो यहां पे वुड तो विल तो लग ही नहीं सकता। अगर मैं लगा सकता हूं तो यहां पे वुड लगा सकता हूं, इसीलिए डी बाहर हो गया। क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है इसलिए विल नहीं लग सकता। यहां पे वुड होता तो शायद हमने कंसिडर किया होता, इसीलिए यहां पे वेदर आई विल हट जाएगा। बच रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए मैं कर दूंगा माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वर विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज। आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं क्या चीज देखनी है। यहां पे आ गया है सिनोनिम्स का क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स के। आई होप आपने ये चीजें अच्छे से करी होंगी, समझ भी आया होगा और सही भी हुए होंगे अगर आप कॉपी पेन लेके इसको सॉल्व कर रहे हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। चलो ठीक है, यहां पे सिंपल सी बात ये कही जा रही है यार कि आपको यहां पे एक सेंटेंस दिया है जिसमें एक शब्द को इन्होंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित जिसको कहा जाता है। एक शब्द को अंडरलाइन किया है, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरर टू मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड ऑफ वर्ड्स एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली। इस चीज को जरा ध्यान से देखो, यही चीज यहां पे नोटिस करने वाली है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरर टू द मीनिंग। नियरर का मतलब क्या होता है, करीब या पास, यानी कि सेम मीनिंग होना चाहिए। और जब सेम मीनिंग की बात होती है या बहुत करीब मीनिंग की बात होती है, मतलब हमें सिनोनिम्स पता लगाना है। कभी कभार यही वाला वर्ड क्या करता है, गेम खेल जाता है, क्योंकि यहां पे आपको सारे ऑप्शंस में लगभग एंटोनिम्स भी मिलेंगे। आप क्या करोगे, अच्छा इसका एंटोनिम भी तो मिल गया, चलो यही टिक कर देते हैं। यही बात गलत हो जाती है और नंबर हमारे सारे कट जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, नियर लिखा है मतलब आपको पास वाला मीनिंग लिखना है। पास का मतलब लगभग सेम होता है और सेम को हम बोलते हैं सिनोनिम्स। याद रखिएगा ये
इसको बिना ध्यान से पढ़े आप अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि अटेम्प्ट आप सारे करोगे फिर भी आपको मार्क्स ना मिले और उल्टा नेगेटिव मार्किंग हो जाए, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। चलो बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल ज्यादा कर देता हूं ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। चलो 2 ही हो पाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो इसको। राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। अब यहां पे थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? जो आदमी बहुत कम पैसे खर्च करे, थोड़ा सा हाथ दबा के खर्चा करे, उसको थ्रिफ्टी बोलते हैं। सिंपल से वर्ड है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। जैसे थ्रिफ्टी को हमने 350 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, याद होगा आपको। तो कंजूस होना या थोड़े पैसे को बचा के खर्च करना, याद होगा। चलो तो यहां पे ए है रेकलेस, इकोनॉमिकल, नाइव और एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट खूब ढेर सारे पैसे खर्च करेगा तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये भाई नहीं लग रहा है अपना। नाइव का मतलब होता है बहुत नौसिखिया सा होना, ये भी अपना भाई नहीं लग रहा, बाहर हो जाएगा। रेकलेस का मतलब होता है बिना ध्यान दिए, ऐसे खूब सारा गाड़ी चला दे कोई एकदम जिगजैग करते हुए, छपरी लोग चलाते हैं जैसे, तो उसको हम रेकलेसली बोलते हैं ना, बिना ध्यान दिए। बच कौन सा रहा? इकोनॉमिकल। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी का जो भाई होगा वो क्या होगा? इकोनॉमिकल होगा। इसकी जगह पे आपको क्या मिल सकता था बेटा? स्टिंगी भी मिल सकता था। थ्रिफ्टी का मतलब स्टिंगी, जिसको कंजूस बोलते हैं। यहां पे आपको माइजर मिल सकता था। तो याद रखिए इसमें से कुछ भी मिल सकता है और आप आंसर सही करके आओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, हिज सैल्यूब्रियस वर्ड्स काम द स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चे शांत हो रहे हैं, इसका मतलब है ऐसा कुछ बोला होगा जो कुछ बढ़िया होगा, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि गाली वाली दे दी और बच्चे शांत हो गए, एक आध बार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे काम हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि सेंटिमेंट्स भी शांत हो रहे हैं। काम होने की बात कहा जा रहा है, सिर्फ मैनेज नहीं किया जा रहा है। सो काम हो रहा है यानी कि वर्ड्स कैसे होंगे? बढ़िया वर्ड्स होने चाहिए। चलो ठीक है, सैल्यूब्रियस का मतलब बढ़िया का रेफरेंस निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोवोकिंग का मतलब भड़का देने वाला, बाहर हो गया, भाई नहीं है अपना। प्लेजेंट का मतलब बढ़िया है, चलो ठीक है। रिडिक्यूलस का मतलब ऐसा ही कुछ मॉक करने वाला या हंसी उड़ाने वाला, मजाक उड़ाने वाला, उससे तो बच्चे शांत नहीं होंगे, रिडिक्यूलस बाहर हो गया। थैंकिंग, अब शुक्रिया शुक्रिया करके बच्चे शांत नहीं होंगे, यहां पे प्लेजेंट वर्ड्स बोलना पड़ेगा, तब यहां पे बात हो पाएगी, है ना। थैंकिंग वर्ड्स के बाद में स्टूडेंट शांत थोड़ी होते हैं, वो तो फिर और शांत शोर करने लगेंगे। चलो स्पीच खत्म हो गई है महाराज की, अब थोड़ा मजा करते हैं। तो यहां पे थैंकिंग भी फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लेजेंट के साथ जाना पड़ेगा। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी दैट गेट्स एज अ करेक्ट आंसर चॉइस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, दोनों क्वेश्चन को स्क्रॉल कर देते हैं फिर बात करते हैं। 13 और 14 दोनों आपको ताकि दिख पाए। चलो ठीक है, अब यहां पे बात कर रहा है he felt desolated after he lost his business। अब देखो यार, यहां पे अब बिजनेस में लॉस हो गया है, अब ऐसा लगेगा कि दुनिया खत्म हो गई है पूरी, है ना। मेरा कोई नहीं बचा है, मेरा अपना कोई नहीं है, सब कुछ मेरा लुट गया, सब बर्बाद हो गया, ऐसे बोलते हैं। चलो ठीक है, अब यहां पे लिखा है डेसोलेटेड, तो इस केस में क्या होगा? आदमी बहुत अकेला फील करेगा, आदमी बहुत अलग सा फील करेगा, बिल्कुल आइसोलेटेड सा फील करेगा, दुनिया से अलग, ऐसा कोई मीनिंग ढूंढना है। चलो देखते हैं। वर्ड है डेजर्टेड, जॉयफुल, स्ट्रॉन्ग या अनॉयड। अब देखो अनॉयड का मतलब तो चिड़चिड़ा हो गया, डेसोलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग सा फील करना। अनॉयड तब होगा जब वो बीमार होगा, है ना। मतलब जैसे कोई आदमी आपको परेशान कर रहा और आप बीमार हो तो यू विल गेट अनॉयड, तो ये हो गया है। स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं यहाँ पे, जॉयफुल तो एकदम उल्टा हो गया। डेजर्टेड की बात करेंगे तो ये सही हो जाएगा। सो ही फेल्ट डेसोलेटेड मतलब डेजर्टेड, एकदम अकेला फील करना, दुनिया खत्म हो गई है ऐसा फील करना, दैट इज ऑल्सो डेजर्टेड। सो 13 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है डोंट कंडोन सच एक्ट्स व्हिच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। अब यहां पे देखो, अगर आप सेंस लगाने की कोशिश करो तो ये कह रहा है कि ऐसे एक्ट्स जो क्या करते हैं, शहर में अनरेस्ट फैलाते हैं, यानी कि जो चीजें कह सकते हो आप क्योटिक से, मतलब विवाद फैलाते हैं, या फिर कुछ ऐसा वर्ड आप देख सकते हो कि जो थोड़ा सा गड़बड़ सिचुएशन को पैदा करते हैं, उन सिचुएशंस को कभी भी आप कंडोन मत करो, मतलब इग्नोर मत करो, माफ मत करो, जाने मत दो, ऐसा, या चलता फिरता मत करो, ठीक है। तो कंडोन का मतलब फिलहाल ये निकल रहा है, क्या बनेगा? रिगार्ड, पनिश, अवेयर ऑफ या फिर ओवरलुक। कौन सा निकल रहा है? जाने ना देना या चलता ना करना, ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो रिगार्ड तो उल्टा हो गया, पनिश का मतलब नहीं है, कंडोन का मतलब अगर पनिश हो गया तो उल्टा हो गया ये। चलो आगे, अवेयर ऑफ की बात नहीं होगी, ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज को अनदेखा कर देना, ओवरलुक इज किसी चीज को अनदेखा कर देना, ठीक है। तो यही वाला लिखेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक, आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं यार, आप आराम से कर सकते हो, है ना। चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ गुड वर्क प्लेस शैल नॉट एनकरेज इनेप्टीट्यूड इवन इन अ हिडन मैनर। अब यहां पे इनेप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो
इसको ऐसे याद कर सकते हो। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो स्किल्स होती हैं बढ़िया तरीके से एकदम आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, दैट इज योर एप्टीट्यूड। अब इनएप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऐसे काहिलता बिल्कुल कि अरे यार जाने दो, हो जाएगा, चल जाएगा, कर लेंगे, दिस इज इनएप्टीट्यूड। अब यहां पे कह रहा है एक अच्छा वर्क प्लेस जो होता है वो कभी भी इनएप्टीट्यूड नहीं आने देगा आपके अंदर, हमेशा आप एंथुसियाज्म से भरे रहोगे। तो यहां पे इनएप्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया बेटा, इनकम्पिटेंस हो गया, है ना। बहुत सिंपल सा वर्ड है। इनएप्टीट्यूड का मतलब है ऐसा कोई जोन जहां पे आप अपने में नहीं रह रहे हो, मतलब आपको लग रहा है अरे चलो ठीक है हो जाएगा, तो चलता फिरता करना इज इनएप्टीट्यूड। अब यहां पे हमारे पास में करेज है, गॉसिप है, रेडिकल थिंकिंग है, ये तीनों तो सीधा सीधा कॉमन सेंस से ही बाहर हो जा रहे हैं। बच रहा है हमारे पास में इनकम्पिटेंस, क्योंकि इसका भाई होता है इनएप्टीट्यूड, ठीक है। करेज की बात नहीं होगी, गॉसिप तो यार ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे गॉसिप का ऑफिशियली कोई जिक्र तो नहीं होगा। और यहां पे रेडिकल थिंकिंग का मतलब नहीं है जस्ट बिकॉज आप ऑफिस में काम करने जा रहे हो, ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपना दिमाग बढ़ाना है। दैट्स हाउ ऑप्शन ए गेट्स एज द करेक्ट आंसर चॉइस, ठीक है बेटा। नंबर 16 देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। Learning of foreign language should not impede one's mother tongue learning, ठीक है। अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो कहीं से भी आपकी मदर टंग को हैम्पर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा फ्रेंच सीख रहा है, अब वो हिंदी नहीं बोल पा रहा है, ऐसा कैसे चलेगा, क्योंकि हमारी मदर टंग फ्रेंच नहीं है, हिंदी है, तो हमें वो तो एटलीस्ट अच्छे से आनी चाहिए। फ्रेंच आ रही तो बढ़िया बात है, नहीं आ रही तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी तो आनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इंपीड वंस मदर टंग्स लर्निंग, ठीक है। तो फैसिलिटेट का मतलब तो और ज्यादा उसको बढ़ावा देना हो गया। सो इंपीड का मतलब यहां से ये बढ़ावा देना तो बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्ट्स फॉर का मतलब नहीं है। हिंडर का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, हिंडर का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, और यही इसी चीज की हमें जरूरत थी। एक्सेप्ट की बात नहीं होगी, ऑप्शन सी यहां पे फिट हो जाएगा। इंपीड का मतलब होता है हिंडर या फिर किसी चीज में रुकावट पैदा करना। सो दैट्स हाउ डिस्टर्ब करना या फिर रुकावट पैदा करना, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। डिपेंड करेगा किस कॉन्टेक्स्ट में आप लेना चाहते हो। तो यहां पे हिंडर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर चॉइस। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है किसी की चीज किसी को सौंप देना। जैसे अभी कुछ दिन पहले अभिनंदन या जो भी थे वो इंडिया को सौंप दिए गए, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जब कोई क्रिमिनल होता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो क्रिमिनल होता है वो किसी और देश को सौंप दे। जब कोई, जैसे मान लो ये एक है कंट्री ए, ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, यहां पे कोई क्रिमिनल था जो कंट्री बी से आया था और यहां पे ए में क्राइम कर दिया। अब ए वाले क्या करेंगे, बी को ये वापस कर देंगे, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन, अपने ही देश वापस ले जाना या कर देना, ठीक है। तो यहां पे एक्स्ट्राडिशन है। अब यहां पे क्या करना है, हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो देखो एक्सेप्टेंस की बात तो नहीं हो रही है, सेंटेंस भी नहीं करना है, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ा देना। इट वुड बी डिपोर्टेशन, है ना, वापस इसको डिपोर्ट कर देना। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी दैट गेट्स एज द करेक्ट आंसर चॉइस। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। It was felt that the decision to remove the group from the exercise would be detrimental to the organization। अब यहां पे detrimental का मतलब क्या है, जरा देखो यहां पे। detrimental का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी जो आपको नुकसान पहुंचा दे या फिर जो आपके फायदे के लिए ना हो, उसको हम detrimental कहते हैं बेटा, ठीक है। तो detrimental का मीनिंग यहां से क्या देख सकते हैं, देखो it was felt that the decision to remove the group from the exercise would be detrimental to the organization। अब beneficial, harsh और डिमांडिंग तो देखो तीनों एकदम एक ही भाई जैसे हो गए, इसलिए ये तीनों बाहर हो जा रहे हैं। हार्श यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, लेकिन डेट्रीमेंटल इज नॉट हार्श, डेट्रीमेंटल इज ऐसा कुछ जो नुकसान पहुंचा रहा हो, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट बेटर वर्ड दैट इज डिसएडवांटेजेस, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस, ठीक है। सो 18th वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। His derisive behavior has led to the situation we face now, ठीक है। अब यहां पे derisive behavior has led to the situation we face now मतलब क्या होगा, ऐसे काम जो उसने कर दिया है उसी की वजह से हमको ये सब फेस करना पड़ता है, बोलते हैं ना ये। तो इसके ऑप्शंस में है मॉकरी, कंड्यूसिव, इनकरेजिंग या कंटेम्पशियस। अब देखो कंटेम्पशियस ऐसा कोई काम है जो गलती से हो गया या फिर जो पनिशेबल सा कोई काम है, उसको हम कंटेम्पशियस बोलते हैं। मॉकरी का मतलब होता है, मॉकरी अपने आप में एक बिहेवियर है, मॉकरी के साथ में बिहेवियर नहीं लगा सकते। अगर सिर्फ मॉकरी का ही होती बात तब सही हो सकता था, यहां पे बिहेवियर लगते ही मॉकरी बाहर हो गया, जो एक सही ऑप्शन हो सकता था, इसलिए यहां पे इसको बाहर कर रहे हैं। कंड्यूसिव का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो ये बाहर हो गया। इनकरेजिंग भी पॉजिटिव है, ये बाहर हो गया। कंटेंशियस का मतलब है ऐसा कुछ जो चीज क्या हो,
काबिले पनिशमेंट हो उसको हम कंड्यूसिव बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, देखते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं हमसे। एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन एंगेजिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स। बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो एक तो चीज आपको हिंट में मिल गई यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता। देखो यहां पे एन लगा दिया, अब एन का मतलब है जो आगे आएगा वर्ड, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% यही सही होगा, लेकिन बहुत सारे केस में 99.99% केसेस में आप ये चीज कंफर्म मान लो, अगर इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं की है तो आंसर ऐसा ही निकलेगा। अब यहां पे देखो एन लगा है, मतलब एन के बाद में जो भी वर्ड होगा वो वॉवल साउंड से शुरू होना चाहिए। अब यहां पे वॉवल साउंड के वर्ड्स कितने हैं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, कौन सा बच रहा है, अपीलिंग, खत्म हो गया, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे पैसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है पैसेज पढ़ो भैया और आंसर करके दिखाओ कि क्या क्या इसके आंसर्स हैं। तो चलो पैसेज पढ़ने पे शुरुआत करते हैं। पहला पैसेज का डायरेक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे अपने पैसेज पे। ठीक है, इन दिस सेक्शन यू हैव फ्यू शॉर्ट पैसेजेस, आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। अब हर बार ये आइटम करके आपके मन में कुछ कुछ भाव जगाते होंगे, लेकिन ये आइटम्स का मतलब है क्वेश्चंस। सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस जो पैसेज के बाद में पूछे गए हैं। ठीक है, इतना सा काम करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। Based on the passage, first read a passage and answer the items based on it. You are required to select your answer based on the contents of the passage and opinions of the author only. अब यहां पे हर बार ये कह देता है कि भैया जो भी पैसेज में कहा जा रहा है उसी के बेसिस पे अपना आंसर करिएगा। ये नहीं कि हमको सही लग रहा है या हमारे हिसाब से ये ठीक है, राजा हैं हम, हमको ये पसंद है, ऐसा कुछ भी आंसर नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है पैसेज। डेली कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन फॉर्म ऑफ curcumin improved memory and mood in people with mild age related memory loss। ठीक है, अब यहाँ पे curcumin जो था इसके बेसिस पे, या curcumin जो भी है इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, लोगों में माइंड रिलेटेड चीजें इंप्रूव करती हुई दिख रही हैं। ठीक है, एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, जो मेमोरी लॉस जाता है ना कि मतलब इतने थोड़े टाइम में लोग भूल जाते हैं, अरे गजनी टाइप का देख लो, इतना ज्यादा भी नहीं लेकिन मेमोरी लॉस होता है जो, उसके इंप्रूवमेंट में ये चीज जो curcumin का यूज है ये फायदेमंद देखा गया है। ठीक है, The research examined the effects of an easily absorbed curcumin supplement on memory performance in people without dementia। ठीक है, यहाँ पे dementia फेस नहीं कर रहे हैं ये लोग, बिना उसके मतलब बिना इस इफेक्ट के लोगों में क्या हुआ है। अब देखो फिर से वापस समझो। The research examined the effects of an easily absorbed curcumin supplement on memory performance in people without dementia। जो लोग बिना डिमेंशिया के हैं उन लोगों में ये चीज अप्लाई करके देखी गई और देखो रिजल्ट्स क्या हुआ। फिर बोल रहा है एज वेल एज curcumin's potential impact on the microscopic plaques and tangled in the brains of people with Alzheimer's disease। ठीक है, अब अल्जाइमर वाले जो लोग थे उन लोगों पे भी ये चीज करके देखी गई है। ठीक है, फाउंड इन टर्मरिक, curcumin has previously been shown to have anti-inflammatory and antioxidant properties in laboratory studies। अब ये हल्दी में पाया जाता है, ये जो curcumin है सब्सटेंस ये पाया कहा जाता है बेटा, हल्दी में पाया जाता है, और इसके ऑलरेडी गुण हमने कई जगह पे देखे हैं। Has previously been shown to have anti-inflammatory, अब जैसे कहीं पे जलन हो रही हो, जल गया हो कुछ या कट गया हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है वो, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इन लेबोरेटरी। आपने देखा होगा लोग मुंह पे हल्दी वल्दी लगाते हैं, शादी के पहले हल्दी की सेरेमनी होती है जस्ट टू गेट द ग्लो, सो दैट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, है ना, in laboratory studies. It has also been suggested as a possible reason that senior citizens in India where curcumin is a dietary staple have a lower prevalence of Alzheimer's disease and better cognitive performance। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सजेस्ट भी किया गया है बहुत जगह पे और ऐसा देखा भी गया है कि इंडिया में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, curcumin है डाइटरी स्टेपल, मतलब वो curcumin को अपने डाइट में ही इन्वॉल्व किया हुआ है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में वो जैसे हल्दी वाला दूध पी लिया या कुछ भी ऐसा कर लिया, सो ऐसे काम करते हैं वो लोग, जिससे क्या हुआ है, ये हैव अ लोअर प्रिवेलेंस ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज होने की जो प्रिवेलेंस है, मतलब जल्दी हो जाता है जो, या बहुत सारे लोगों को होता है, वो थोड़ा सा कम देखा गया है, एंड बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस मतलब याद रखने की जो क्षमता है चीजों को, कि हमें याद रहे, जैसे एज ज्यादा हो जाती है तो भूल जाते हैं ना, तो वो चीज इनमें इंप्रूव देखी गई है। सो दैट्स व्हाट दिस पैसेज अल्टीमेटली सम्स अप। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस पे आएंगे तो पता चल जाएगा कि किस चीज को थोड़ा सा और रीड करने की जरूरत है। फिलहाल एक गो में आप सीधा सा एक जिस्ट समझो कि इसमें क्या क्या दिया गया है, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पैसेज क्या पूछ रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया, अच्छा यहां पे ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, ठीक है, कौन सा ट्रू है आपको ये बताना है बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया हैव हाई लेवल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक। अरे बिल्कुल गलत है ये, यही तो बोला गया है कि इंडिया के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग अपने डाइट में ऑलरेडी टर्मरिक मिलाते हैं, इसलिए ये कम हो रहा है। तो ए वाला या 1 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर है, 1 वाला पॉइंट तो बाहर है। अब देखो ऐसे पॉइंट जिसमें 1 आ रहा है उसको भगा दो, तो बी सी डी बाहर हो गया भैया, बच ही गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन में ही 1 नहीं है, बाकी सब में 1 है, इसको भगाओ, सीधा आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट चॉइस पे, बाकी सब अपने आप सही हो जाएंगे। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं आपकी शांति के लिए। सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया डू नॉट हैव हाई प्रिवेलेंस ऑफ अल्जाइमर्स बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक, डेफिनेटली अभी बताया था। थर्ड कह रहा है कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक एनहांसेस कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, डेफिनेटली अच्छा करता है ये, अभी तो पढ़ा लास्ट में कि अगर टर्मरिक को कंज्यूम कर रहे हैं इस वजह से इनका बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, फोर्थ देखते थे, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है कर्क्यूमिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, जो सर्क्यूमिन है वो क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट था तो हम उसी की बात कर लेंगे। सो 2, 3, 4 अल्टीमेटली सही है, जो ऑप्शन ए में ही है इसलिए इसको अपना भाई मानते हैं, बाकी बी सी डी को छोड़ो जाने दो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है। Curcumin has positive effects on people without dementia, with Alzheimer disease, without dementia and with Alzheimer disease, with dementia and with Alzheimer's disease। अब देखो यहाँ पे बहुत आसान सी चीज है ये। अभी हमने क्या बोला था? अभी हमने बोला कि ऐसे लोगों पे ये काम करेगा जिनको क्या होना चाहिए, डिमेंशिया नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्जाइमर डिजीज हो जाएगी तो उन पे अच्छे से काम कर लेगा। यही वाला चीज पढ़ा था, देखो यहाँ पे फिर से दिखा देता हूं आपको, वरना बोलोगे कि सर ने दिखाया नहीं। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी कह रहा है देखो, एंड इन द ब्रेन्स ऑफ पीपल विद अल्जाइमर डिजीज। अभी क्या कह रहा था, इन पीपल विदाउट डिमेंशिया होना चाहिए, जो लोग हैं वो कहां पे इंपैक्ट अच्छा कर रहा है ये, सर्क्यूमिन विदाउट डिमेंशिया होना चाहिए, एज वेल एज सर्क्यूमिन्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्लेक्स एंड टैंगल्ड इन द ब्रेन्स ऑफ पीपल विद अल्जाइमर डिजीज। तो यहां पे विदाउट डिमेंशिया होना चाहिए और विद होना चाहिए अल्जाइमर डिजीज। बेटा समझ आ रहा है, आसान है ये। तो सर्क्यूमिन काम किस पे कर रहा है, ऐसे लोग जिनमें डिमेंशिया नहीं है और अल्जाइमर डिजीज है उनमें ये बेसिकली काम कर रहा है। सो अल्टीमेटली वी हैव टू गो विद कौन सा ऑप्शन, चलो जरा ऑप्शंस पे आ जाते हैं और देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा वाला ये बात कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये पहला बोल रहा है विदाउट डिमेंशिया, आधी बात हो गई है ना, इसमें विदाउट डिमेंशिया की बात सिर्फ आधी हो गई। विद अल्जाइमर डिजीज ये भी आधी बात हो गई है। सी कह रहा है विदाउट डिमेंशिया, ठीक है, एंड विद अल्जाइमर डिजीज, बिल्कुल परफेक्ट है। डी देख लो यहाँ पे, विद डिमेंशिया एंड विद अल्जाइमर डिजीज, नहीं यहाँ पे विद की जगह विदाउट होना चाहिए। सो डी बार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। तो देखो एग्जैक्टली जो दिया हुआ है पैसेज में, ध्यान से पढ़ोगे तो वही चीजें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, गलत होने की चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगी और पेपर हो जाएगा क्वालिफाई। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। Which word in the passage means earlier? अब अर्लियर का मतलब यहां पे हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। देखो परफॉर्मेंस एब्जॉर्ब्ड और प्रॉपर्टीज, इनका मतलब अर्लियर हो सकता है क्या, किसी जन्म में नहीं हो सकता। तो बिना पैसेज पर जाए भी यार इन सबको तो ऐसे ही बाहर कर देते हैं हम। ये प्रीवियसली का मतलब पहले होता है या अर्ली होता है, सो अर्लियर यहां पे हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सीधा सीधा सा मतलब है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं क्या कह रहा है ये। Eating turmeric will reduce the chance of getting Alzheimer disease. B कह रहा है will increase curcumin, will enhance dementia, will reduce chance of getting cancer। देखो D तो बाहर है क्योंकि पैसेज में इसकी कोई बात नहीं हो रही है। will enhance dementia, अरे यार इसी को खत्म करने की तो बात हो रही थी, तो enhance कैसे। टर्मरिक अगर आप खाओगे तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, विल इंक्रीज सर्क्यूमिन, नहीं, टर्मरिक के अंदर ही एक कंपोनेंट होता है तो वो सर्क्यूमिन को बढ़ाएगा नहीं, सर्क्यूमिन तो उसके अंदर ही है, वो आपके बॉडी में जाएगी सिर्फ, तो विल इंक्रीज सर्क्यूमिन गलत बात है। अब यहाँ पे ए कह रहा है विल रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर डिजीज, डेफिनेटली जिनको है उनको वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, या विदाउट सर्क्यूमिन वाले हैं तो और अच्छा रहेगा। सो इट वुड बी ए ऑप्शन एज दी करेक्ट आंसर चॉइस। तो इसका सिंपल सा आंसर बी से डी बाहर करो, ए बच रहा है बेचारा, तो इट वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। डैश ऑफ अ डिजीज
in a region depends on the food habits too. डोमिनेंस, प्रिवेलेंस, अफेक्शन या डेथ ऑफ अ डिजीज. अब देखो यार, डेथ ऑफ अ डिजीज का कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, तो इसको बाहर करते हैं. डेथ ऑफ अ डिजीज नहीं है. अफेक्शन ऑफ अ डिजीज, अब किसी को प्यार थोड़ी हो रहा है बीमारी से, सो अफेक्शन ऑफ अ डिजीज हट जाएगा. डोमिनेंस ऑफ अ डिजीज इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन द फूड हैबिट्स टू, या प्रिवेलेंस ऑफ अ डिजीज इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन द फूड हैबिट्स टू. अब कोई जगह पे जो डिजीज है वो कितना ज्यादा है या कितना फैल रही है, इस चीज को डिपेंड, क्या ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है? फूड हैबिट्स पे. इसके लिए वर्ड्स है डोमिनेंस और प्रिवेलेंस. देखो, प्रिवेलेंस का मतलब होता है कंटिन्यू या फैलना या आगे आगे बढ़ते जाना. डोमिनेंस का मतलब है डोमिनेट करे कि ना हम सबसे बड़े हैं. तो यहाँ पे डिजीज ऐसा थोड़ी कर रही है कि आपस में लड़ रही हैं और इनका डोमिनेंस ज्यादा होना चाहिए या इनका डोमिनेंस होना चाहिए. तो ए को बाहर करते हुए बी वुड बी टेकन एज दी करेक्ट आंसर चॉइस. ठीक है बेटा, चलो अब 25 क्वेश्चन डन. नेक्स्ट है अगला पैसा. चलो, मिस्टर रोलैंड हिल, व्हेन अ यंग मैन वाज वॉकिंग थ्रू द लेक डिस्ट्रिक्ट, व्हेन ही वन डे सो द पोस्टमैन डिलीवर अ लेटर टू अ वुमन एट अ कॉटेज डोर. ठीक है, यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है. चलो, द वुमन टर्न्ड इट ओवर एंड एग्जामिन्ड इट एंड देन रिटर्न्ड इट, सेइंग शी कुड नॉट पे द पोस्टेज व्हिच वाज अ शिलिंग. ठीक है, hearing that the letter was from her brother, Mr. Hill paid the postage. In spite of the manifest unwillingness of the woman, as soon as the postman was out of sight, she showed Mr. Hill how his money had been wasted. As far as she was concerned, the sheet was blank. There was an agreement between her brother and herself that as long as all went well with him, he should send a blank sheet in this way once a quarter, and she thus had tidings of him without expense of postage. ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार. चलो उसको समझते हैं. यहां पे हो ये रहा है कि एक आदमी है, इनका नाम है रोलैंड हिल. अब ये क्या कर रहे होते हैं, एक दिन वो यंग मैन होता है, अपनी तरह ही होता है. एक बार वो लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, उनको एक बार वहीं पे पोस्टमैन दिखता है. वो क्या करता है, एक लेटर देने आया होता है, कोई मैडम होती है उनको. अब वुमेन देखी तो भाई साहब का दिल फिसल गया कि भाई औरत है, उसको लेटर देने आया और वो ले नहीं पा रही है. कॉटेज डोर, द वुमन टर्न्ड इट ओवर एंड एग्जामिन्ड इट. उसने देखा और उसको एग्जामिन किया कि भैया क्या है, लेटर है इसमें. ठीक है, फिर उसको रिटर्न कर दिया कि चलो मैं इसका पोस्टेज का मैं पैसा नहीं दे सकती, ये बहुत महंगा है, इसलिए इसको आप ले जाओ. आदमी ने देखा यार भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, किसी की चिट्ठी आई है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसने रिटर्न कर दिया. अब ये बात गड़बड़ हो रही है और यहाँ पे भाई साहब को इंप्रेशन भी जमाना होगा मे भी, तो इन्होंने क्या किया कि चलो मैं इसका पैसा दे रहा हूँ और आप इसको पोस्ट को ले लो, मैं इसका पे कर दे रहा हूँ. औरत नहीं मानी कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, बट फिर भी उसने पैसा दे के उसका वो लेटर ले लिया. अब लास्ट में बोलती है कि आपका पैसा वेस्ट हो गया है. कहता है कैसे, इसको खोल के दिखाओ. खोल के दिखाता है तो वो अंदर से ब्लैंक होता है, पूरा वो खाली होता है. कहता है अरे ये कैसे. कहता है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, मैं भी वो कहीं बाहर रहता हूँ या बहुत दूर रहता हूँ, बॉर्डर पे में भी हमारे जितने भी जवान फौजी भाई हैं उनकी तरह. तो उसने बोला कि मेरा एक अपने भाई से अग्रीमेंट हुआ है कि अगर सब कुछ सही सलामत रहेगा तो हर क्वार्टर में वो मुझे क्या करेगा, एक ऐसा ही ब्लैंक पेपर भेज देगा जिससे मैं समझ जाऊंगी कि सब कुछ ठीक है. तो ऐसा करके उन भाई साहब का, रोलैंड हिल भाई साहब का पोपट बन गया है. राइट, तो इसलिए मैं जब भी वो पोस्ट आता है मैं बिना पैसा दिए समझ जाती हूँ कि ये चीज भाई क्या हुई होगी, सिर्फ ठीक है इस चीज का इंडिकेशन होगी. ठीक, चलो तो ये फिलहाल यहाँ पे कहानी चल रही है. काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इन्होंने बढ़िया तरीके से बता दी. अब यहाँ पे बात करते हैं जो सवाल है हमारे पास में वो कौन से हैं. चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखो. द स्टोरी यूजेस आयरनी एज अ टेक्निक बिकॉज, आयरनी को एज अ टेक्निक इन्होंने यूज किया है. क्यों? द वुमन रिटर्न्ड हर ओन ब्रदर्स लेटर विदाउट ओपनिंग इट. जो किस हिसाब से इन्होंने आयरनी यूज की है, जो वुमेन थी उसने रिटर्न कर दिया अपने ही भाई का जो लेटर था बिना ओपन किए, ये है आयरनी. सेकंड कह, द वुमेन ब्रोक द एग्रीमेंट ऑफ रिसीविंग ब्लैंक लेटर्स टू कन्वे वेल बीइंग ऑफ हर ब्रदर. अब आयरनी क्या है कि वुमेन ने जो ब्रेक कर दिया एग्रीमेंट ऑफ रिसीविंग ब्लैंक लेटर्स टू कन्वे वेल बीइंग ऑफ हर ब्रदर. अब इस चीज को मतलब रिसीव नहीं करेगी, सिर्फ आएगा उस तक और वापस आ जाएगा, इस चीज को कन्वे करना था तो उसने वो अग्रीमेंट तोड़ दिया था रिसीव करके. ये वाली बात आयरनी है. मिस्टर हिल एक्सेप्टेड द लेटर एड्रेस टू द वुमेन, ये आयरनी तो कहीं से नहीं लग रही, सी बाहर हो गया. डी देखो, इन द मॉडर्न टाइम्स अ ब्रदर हैज नो टाइम टू राइट अ लेटर टू हिज ओन सिस्टर, ये भी आयरनी नहीं है क्योंकि सेंटेंस पैसेज में ऐसा कहा नहीं है. अब दो बातें बचती हैं. द वुमेन रिटर्न्ड हर ओन ब्रदर्स लेटर विदाउट ओपनिंग इट. अब यहाँ पे आयरनी तो कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पे आयरनी देखो क्या है, देखो समझो पहले आयरनी होता क्या है, फिर देखते हैं आगे इसको किस हिसाब से समझ सकते हैं. देखो आयरनी
की तरह आयरनी टेक्निक को इसने यूज किया है। आयरनी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट हैज हैड अ हार्ट अटैक। अब आप कहोगे अच्छा, या डॉक्टर वॉज इल, मतलब डॉक्टर खुद बीमार था। तो जब भी कोई ऐसे कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें होती हैं उसको हम आयरनी कहते हैं। अब यहां पे क्यों ऐसा किया जा रहा है इसकी बात करी जा रही है। तो एक कह रहा द वुमन रिटर्न्ड हर ओन ब्रदर्स लेटर विदाउट ओपनिंग इट, उसने अपने ही भाई का लेटर रिटर्न कर दिया उसको बिना खोले, ये बात भी आयरनी नहीं कह पा रही है। अब यहां पे ए सी डी तो बाहर हो रहे हैं। बी देखो आयरनी को कैसे स्पेसिफाई कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि औरत जो थी उसने वो अग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया था कि ब्लैंक लेटर जो है वह मैं रिसीव नहीं करूंगी, तो मुझे भेज देना, मैं देख के समझ जाऊंगी चलो ठीक है, और मैं उसको रिसीव नहीं करूंगी तो तुम वापस इसको तुम्हें मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन जब उस भाई साहब ने, जो हिल भाई साहब थे, उन्होंने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए जब लेटर को रिसीव कर लिया तब वो अग्रीमेंट ब्रेक हो गया था, है ना। तो ये अग्रीमेंट कैसा था, एक आयरनी तो थी कि मेरे पास लेटर आएगा भी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन ये सोर्स किस चीज का है ये बताने के लिए कि तुम ठीक हो। इस वजह से बी वाले ऑप्शन के साथ ही सिर्फ हम फिट जा सकते हैं। सो ए सी डी बाहर हो रहा है, बी हो रहा है हमारा करेक्ट आंसर चॉइस। चलो 27 देखते हैं। The woman returned the letter to the postman because she could not pay the postage. The letter was not addressed to her. She already knew the contents of the letter and she hated the person who wrote this letter. अब देखो यार, ये hate the person गलत है। She already knew the contents of the letter. उसको पहले से ही पता था कि लेटर ब्लैंक होगा, क्योंकि हर 4 महीने में उसका भाई उसको लेटर भेजता है या 3 महीने में भेजता है। The letter was not addressed to her. ये गलत है। ए बोल रहा है शी कुड नॉट पे द पोस्टेज। अब ये तो बहाना मार रही थी भाई, ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि लेटर के अंदर क्या है। तभी तो जब हिल भाई साहब ने उसको खोला तो पता चल गया ना, उसको मालूम था कि पैसा वेस्ट ही हो रहा है यार, मुझे मालूम है अंदर क्या है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं। मिस्टर हिल पेड द पोस्टेज बिकॉज, मिस्टर हिल ने पोस्टेज क्यों पे किया, जो पोस्टमैन आया था उसका खर्चा हिल भाई साहब ने क्यों किया। द लेटर वॉज फ्रॉम हर ब्रदर, द वुमेन वॉज हिज रिलेटिव, बिल्कुल भी नहीं थी रिलेटिव, नहीं तो वुमेन ना लिखा होता है ना, फिर कुछ रिलेशन दिखाया होता। द लेटर वॉज एड्रेस टू हिम, अरे नहीं उनको नहीं एड्रेस था। ही वॉन्टेड टू बी काइंड टू हर, ये हो सकता है, ही वांटेड टू बी काइंड टू हर। फिर ए कह रहा है द लेटर वाज फ्रॉम हर ब्रदर। अब यहां पे देखो इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें चलना पड़ेगा वापस पैसेज में, और ये बोल रहा है कि वो काइंड होना चाहते थे उसके तरफ, या फिर द लेटर वाज फ्रॉम हर ब्रदर, उसके भाई का लेटर था इसलिए उसने पैसा दिया, या फिर वो उसके लिए काइंड होना चाहता था इसलिए पैसा दिया। चलो देखो यहां पे ध्यान से, अब यहां पे क्या कह रहा है, देखो यहां पे शी कुड नॉट पे द पोस्टेज विच वाज अ शिलिंग, हियरिंग दैट द लेटर वाज फ्रॉम हर ब्रदर मिस्टर हिल पेड द पोस्टेज। अब ये सुन के कि वो जो लेटर है वो कहां से आया है, उसके भाई की तरफ से आया है, मिस्टर हिल ने पोस्टेज पे कर दिया। तो अब यहां पे जो बात है वो ये है कि मिस्टर हिल ने पैसा क्यों दिया, काइंड वाइंड होने के लिए नहीं, क्योंकि उसके भाई का लेटर आया था इस वजह से उसने पैसा दिया। राइट, सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, द लेटर वाज फ्रॉम हर ब्रदर। सिंपल सा, ये लिखा भी हुआ है, सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 कह रहा है द एनवेलप कंटेन्ड अ करेंसी नोट, 2 रिटर्न शीट्स, नो शीट एट ऑल, अ ब्लैंक शीट। कौन सा, ऑप्शन डी बिना डाउट का, ए बी सी यहां से बाहर है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, द वुमेन एंड अ ब्रदर हैड अग्रीड दैट, वुमेन और ब्रदर उसका अग्री क्या कर रहे थे, कौन सी बात ऐसी थी जो एज एन अग्रीमेंट बनी हुई थी। द लेटर विद नो पोस्टेज मेंट गुड न्यूज, द ब्लैंक शीट मेंट बीइंग वेल, द ब्लैंक शीट मेंट बैड न्यूज, द लेटर विद नो पोस्टेज मींस अनइंपॉर्टेंट न्यूज। अब देखो यहां से बाहर होने वाले कुछ ऑप्शंस यहां पे सीधा दिख रहे होंगे, डी बाहर है और यहां पे गुड न्यूज बाहर है ना, गुड न्यूज यूज नहीं, ऐसा बताना था कि जब लेटर आएगा ब्लैंक होगा मतलब मैं ठीक हूं। तो यहां पे सी कह रहा है द ब्लैंक शीट मेंट बैड न्यूज, बाहर हो जाएगा, बच रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट चॉइस, द ब्लैंक शीट मेंट बीइंग वेल। मतलब अगर ब्लैंक शीट आए मतलब मैं ठीक हूं, सब कुछ सही सलामत है, परेशान मत होना, इतना कहने के लिए ब्लैंक शीट आनी थी। तो इस हिसाब से इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने के लिए, लेकिन उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा एक पैसेज। ठीक है, पैसेज नंबर 3 पे आते हैं। इन गुड मैनी केसेस अननेसेसरी टिमिडिटी मेक्स द ट्रबल वर्ड्स एंड इट नीड्स टू बी। अब यहां पे टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता, टिमिड का मतलब होता है कायर होना, मतलब छुप के बैठे रहना, बाहर ना निकलना, अपने आप को एक्सप्रेस ना करना, दिस इज टिमिडिटी। अब यहां पे पब्लिक ओपिनियन इज ऑलवेज मोर टायरानिकल टुवर्ड्स दोस हु ऑब्वियसली फियर इट। अब यहां पे टायरानिकल का मतलब क्या होता है, टायरानिकल का मतलब होता है तानाशाही, टायरानिकल का मतलब होता है तानाशाही, तानाशाही, टायरानिकल का मतलब होता है, ठीक है, फिर इट दैन टुवर्ड्स दोज हु फील इनडिफरेंट टू इट।
अब यहां पे जो लोग फील करते हैं उनको ज्यादा लगती है ताना उनको ज्यादा लगते हैं दैन द पीपल हु डजंट फील कि यार चलो बाहर में जाए, है ना, मुझे क्या है, ताना मारे तो मान दे दो। A dog will bark more loudly and bite more easily when people are afraid of it than when they treat him with contempt. And the human herd has something of this same characteristic. अब ये कह रहा है कि एक कुत्ता किसी को तब ज्यादा काटेगा और ज्यादा भौंकेगा अगर आदमी उससे डर रहा है। तो अगर आदमी डर नहीं रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है भौंक रहा है, तो कुत्ता भी फिर शांत हो जाएगा, अरे ठीक है यार ये समझ गया है। लेकिन अगर कोई डर रहा हो तो उसको और दौड़ा के और ज्यादा काटेगा। सो ये कह रहा है कि ये सेम चीज क्या होता है, ह्यूमंस के साथ भी होता है, ठीक है। इफ यू शो दैट यू आर अफ्रेड ऑफ देम, अगर आप ऐसा दिखाते हो कि आप उनसे डर रहे हो, यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग, आप क्या दिखा रहे हो कि भैया जितना भी आप कहना चाहते हो सब कह लो, मैं सुन रहा हूं। Whereas if you show indifference, they begin to doubt their own power and therefore tend to let you alone. और अगर आप ये दिखा देते हो कि भैया हम ही हम हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तब वो क्या करेंगे, आपको छोड़ देंगे अकेला कि भैया जो कर रहा है करने दो, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है, और वो खुद में ही डाउन फील करने लग जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है बेटा। चलो, तो यहां पे फिलहाल बात हो रही है थोड़ा सा ज्ञान देने जैसी। सो दिस इज व्हाट दिस पैसेज सेज। चलो क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है, उसके बेसिस पे करेंगे अपने आंसर्स को। If I were afraid of people, public opinion, the attitude of the people towards us is, अगर हम लोग अफ्रेड रहेंगे पब्लिक ओपिनियन के, तो एटीट्यूड ऑफ द पीपल हमारी तरफ कैसा रहेगा। देखो, सिंपैथेटिक, इंडिफरेंट, एडमिरेशन है, रुथलेस। अब यहां पे रुथलेस हो रहेगा हमारा, तो ए बी सी सीधा बाहर है, यहां पे रुथलेस हो जाएगा। मतलब लोग हमारे साइड और ज्यादा इरिटेटिंग से बनेंगे, मतलब और ज्यादा हमें परेशान करने वाले बन जाएंगे। फॉर दैट वी हैव दिस वर्ड, ऑप्शन नंबर डी सीधा। सिंपैथेटिक तो बिल्कुल नहीं होंगे, इंडिफरेंट वो नहीं होंगे कि यार जो कर रहा है करने दो, ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। और एडमिरेशन का मतलब हो गया एडमायर करेंगे कि वाह कितना बढ़िया आदमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। सो ए बी सी वुड गो आउट, बच जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो 32 पे आते हैं। 32 नंबर वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है और क्या बोल रहा है। 32 is saying the statement a dog will bark more loudly and bite more easily when people are afraid of him than when they treat him with contempt implies that, ये क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है। barking dog seldom bite, ये बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि barking dog seldom bite का मतलब होता है गरजते बादल बरसते नहीं है। लेकिन यहां पे तो कह रहा था कि अगर आप डरोगे तो बादल ज्यादा बरसेंगे। जैसे आप मान लो छाता लेके नहीं निकले हो तब पक्का बारिश होगी, और लेके अगर निकले हो तो बारिश होती हुई भी रुक जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। We should not be afraid of dogs, हमें कुकुरों से डरना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बात तो बिल्कुल नहीं कही जा रही है। चलो तो इसको बाहर निकाल देते हैं। सी देखो, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ अदर्स दे विल लीव अस अलोन, अरे बिल्कुल नहीं, अगर हम उनसे डरेंगे तो हमको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमें और ज्यादा परेशान करेंगे। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ पीपल दे विल ट्राई टू स्केयर अस मोर, बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी गेट्स एज द करेक्ट आंसर चॉइस। चलो ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 32 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 पे आते हैं। The author compares men with dogs in respect of what? देखो यहां पे लोगों को, यहां पे men का मतलब सिर्फ मेल्स नहीं है, यहां पे men का मतलब है ह्यूमंस, है ना। तो ऐसा कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है, यहां पे men का मतलब है ह्यूमंस, ठीक है। अटैकिंग अदर्स विदाउट एनी रीजन, अटैकिंग अदर्स व्हेन दे आर वीक, बार्किंग एंड बाइटिंग, फेथफुलनेस टू द मास्टर। देखो एक तो बार हो गया, फेथफुलनेस टू द मास्टर, अच्छे कॉन्टेक्स्ट में तो है ही नहीं। ये क्या बोल रहा है, ये तब किसी पे ज्यादा अटैक करना जब लोग क्या हो, कमजोर पड़ गए हो या फिर अपने में वीक पड़ गए हो, तब उन पे ज्यादा अटैक करना। और अगर वो इंडिफरेंट हो गए कि जो कहना है कहते जाओ, भाड़ में जाओ, तब उन पे अटैक ना करना। इसीलिए ये मतलब कंपेयर कर रहा था। सो अटैकिंग अदर्स विदाउट एनी रीजन, दिस इज नॉट द सेंस, किसी रीजन के बिना नहीं। यहां जब लोग वीक पड़ रहे हो तब उन पे अटैक करना, ये कॉन्टेक्स्ट था। मतलब ये गलत इस हिसाब से नहीं है कि यहां पे विदाउट एनी रीजन लिखा हुआ है, ये गलत इसलिए कि विदाउट एनी रीजन वाला चीज मेंशन नहीं है, यहां पे कमजोर पड़ने वाला रीजन मेंशन है। सो ए बाहर है। बी कह रहा अटैकिंग अदर्स व्हेन दे आर वीक, डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। सी कह रहा है बार्किंग एंड बाइटिंग, अरे नहीं, भौंकना और काटना वाला रेफरेंस नहीं है। सो यहां पे सी, ए और डी बाहर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है। यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग मीन्स, अब आपको ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है, यू आर वल्नरेबल, यू आर चैलेंजिंग, यू आर इनडोमिटेबल या यू आर कंफ्यूज्ड। अब देखो यहां पे यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग, इसका मतलब है क्या हो रहा है, हमने इसका मतलब क्या सीखा था। इसका मतलब सीखा था कि चलो वापस पैसेज में आगे देखते हैं। यू आर गुड हंटिंग, यू प्रॉमिस अ गुड हंटिंग, देखो यहां पे लिखा हुआ है,
देखो, इफ यू शो दैट यू आर अफ्रेड ऑफ देम यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग। इसका मतलब है कि अगर आप इसको दिखा रहे हो कि भैया मैं बहुत डर रहा हूं, तो आदमी क्या करेगा, फिर आपके ऊपर और ज्यादा झपटेगा कि हाँ चलो इसको दबा दो, इसको आगे ना बढ़ने दो, इसको वीक कर देते हैं। ये सारे काम तब हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, ऑप्शंस में आते हैं, जरा देखो जरा ध्यान से। यहां पे क्या है, आप आसानी से इफेक्ट हो सकते हो, तो यहां पे यू आर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या है, आसानी से इफेक्ट हो सकते हैं या आपके ऊपर आसानी से चीजें धावा बोल सकती हैं। सो यू आर वल्नरेबल बिल्कुल सही है। बी कह रहे यू आर चैलेंजिंग, नहीं चैलेंजिंग तो बिल्कुल नहीं है। यू आर इनडोमिटेबल, ऐसा नहीं कि आपको हरा नहीं सकते, आपको डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर कंफ्यूज्ड, नहीं, मतलब ही नहीं है, सेंटेंस में या पैसेज में कहीं इसका जिक्र ही नहीं है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वल्नरेबल। एक्सक्यूज मी। वल्नरेबल का मतलब होता है जब भी कोई चीज आसानी से इफेक्ट हो जाती है उसको वल्नरेबल कहते हैं। सो ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक और नया पैसेज। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। पैसेज नंबर 4 कह रहा है वी लिव इन अ क्यूरियस एज। क्यूरियस का मतलब होता है जब हमें जिज्ञासु, जो जिज्ञासा होती है कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसी। We live in a curious age. We are offered glimpses of a world civilization slowly emerging. For example, the UN special agencies dedicated to health and education. But along with these are sights and sounds that suggest that the whole civilization is rapidly being destroyed. Two official policies clash, and instantly embassies are attacked by howling mobs of students, at once defying law, custom, and usage. And that this may not be merely so many hot-headed lads escaping all control, and may itself be part of the policy of the political parties. That is mob antics as additional propaganda to deceive world opinion makes the situation even worse. Parties have always been dishonest, but now it seems as if power mania is ready to destroy those civilities that make international relations possible. There is something even worse. What inspires these students to burn cars and books is not their political enthusiasm, but a frenzied delight in destruction and urge towards violent demolition. अब यहाँ पे ढेर सारी चीजें बताई जा रही हैं अलग अलग पॉलिटिकल जोन्स में और एम्बेसीज में, और जो भी चीजें अटैक हो रही हैं उसमें किस चीज का बहुत ज्यादा रोल प्ले हो रहा है, इस बारे में यहाँ पे इसको सम अप किया गया है। पैसेज थोड़ा सा एलैबोरेट करने में डिफिकल्ट भी है, साथ में थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चंस में हमें कौन सी चीज को समझना है, उसके बेसिस पे फिर देखेंगे कि क्या क्या चीजों में टाइम लगाने की जरूरत है, एल्स वील गेट अलोंग। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो जरा ध्यान से। The author calls our age curious because, अब ऑथर हमारा एज को क्यूरियस क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, देखो जरा यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज एन एज ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट आर क्यूरियस बाय नेचर। अरे ये तो कोई मतलब का ही नहीं है, ए बाहर है। बी इट इज witnessing the emergence of a world civilization. It is witnessing incidents that threaten to shake the very foundation of civilization. It is an age of contradictions consisting of constructive and destructive activities. बिल्कुल मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाना चाहिए और डी के साथ ही जाना चाहिए, बट स्टिल हम जरा सा पढ़ लेते हैं कि ऐसा ये क्यों कह रहा है। चलो देखो जरा, ये कह रहा है कि क्यूरियस एज क्यों कह रहा है। वी आर ऑफर्ड ग्लिम्सेस ऑफ अ वर्ल्ड सिविलाइजेशन स्लोली इमर्जिंग, फॉर एग्जांपल यूएन स्पेशल एजेंसीज डेडिकेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बट अलॉन्ग विद दीज आर साइट्स एंड साउंड्स दैट सजेस्ट दैट द होल सिविलाइजेशन इज रैपिडली बीइंग डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे देखो क्या चीज पता चल रही है हमें, ये कह रहा है कि हम क्यूरियस एज में रह रहे हैं, हमें ग्लिम्स मिलता है वर्ल्ड सिविलाइजेशन का स्लोली इमर्जिंग। अब क्या क्या चीजें देखने को मिल रही, देखिए जरा ध्यान से। यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसीज है, किस चीज की डेडिकेटेड है, हेल्थ और एजुकेशन में डेडिकेटेड है। मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव है, चीजों को अच्छा करने के लिए आ गया है। बट अलॉन्ग विद दैट, जैसे ही बट आया मतलब इसके बाद में चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। यहाँ पॉजिटिव है तो आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलो पढ़ते हैं। बट अलॉन्ग विद दीज आर साइट्स एंड साउंड दैट सजेस्ट दैट होल सिविलाइजेशन इज रैपिडली बीइंग डिस्ट्रॉयड। और पूरा चीज क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तहस नहस हो रहा है, सब कुछ खराब होता जा रहा है। सो अल्टीमेटली क्या हमें क्यूरियस एज क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी ये चीज पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, कभी ये चीज डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव हो गई है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस क्या क्या मिल रहे हैं। ऑप्शन में है पहला, इट इज एन एज ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट आर क्यूरियसली बाय नेचर। बिल्कुल गलत है ये चीज।
कहना ही गलत होगा, ऑप्शन ए गलत है। बी देखो, इट इज विटनेसिंग द इमरजेंस ऑफ अ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, कहीं नहीं कहा जा रहा है इस वजह से क्यूरियस। सी कह रहा है इट इज विटनेसिंग इंसिडेंट्स दैट थ्रेटन टू शेक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ सिविलाइजेशन। डी कह रहा है इट इज एन एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अभी बताया कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव और डिस्ट्रक्टिव क्या है बेटा, डिस्ट्रक्टिव मतलब चीजें खराब हो रही हैं, बेकार हो रही हैं। जो हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव हैं, और बाकी डिस्ट्रक्शन तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी दैट गेट्स एज द करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं इसको ध्यान से। It is deplorable to witness mob attacks on embassies following a clash of policies of two official policy makers because अच्छा, it is deplorable to witness mob attacks on embassies. Embassies में जो mob attacks हैं उनके रेफरेंस पे बात करना है, following a clash of policies of two official policy makers because ऐसा क्यों हो रहा है इस रेस्पेक्ट में बात करना है। Students should not take part in politics but should concentrate on their studies. They may result in the loss of lives or young and promising students. C ऑप्शन कह रहा है they are overlooked by the policy planners themselves. They are indicative of the complete failure of the government in controlling the rebellious students. चलो देखते हैं यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्यों कही जा रही है। यहाँ पे जो बातचीत हो रही थी लड़ाई झगड़े वाली वो क्यों कहा जा रहा था। सो दिस क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन पूछ रहा है इट इज डिप्लोरेबल टू विटनेस मॉब अटैक्स ऑन एम्बेसीज, है ना। मॉब अटैक्स जो एम्बेसीज में है वो क्यों है, इसकी बात करी जा रही है। देखो यहाँ पे two official policies clash and instantly embassies are attacked by howling mobs of students, at once defying law, custom and usage. And this may not be merely so many hot-headed leads escaping all control and may itself be part of the policy of the political parties. That is mob antics as additional propaganda to deceive world opinion. अब यहाँ पे mob antics क्या है, एक propaganda है, जबरदस्ती का बनाया हुआ चीज है। To deceive world opinion makes the situation even worse. Parties have always been dishonest, but now it seems as if Parmenia is ready to destroy those civilities that made international relations possible. There is something even worse. What inspires the students to burn cars and books is not their political enthusiasm, but a frenzied delight in destruction and urge towards violent demolition. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, they are overlooked by the policy planners themselves, है ना। इन चीजों को क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और मतलब इनका ही ऑलरेडी ये मोटिव है कि ऐसा ही ऐसा हो, यानी कि जो चीजें बना रहे हैं वही कहीं ना कहीं इन लोगों को गुमराह करके ये सारे काम खुद ही करवा रहे हैं। सो दैट्स हाउ दिस गेट्स। ए और बी तो सेंस नहीं दे रहा था। सी दे आर ओवरलुक्ड बाय द पॉलिसी प्लानर्स देमसेल्व्स, बिल्कुल सही है। डी कह रहा है दे आर इंडिकेटिव ऑफ द कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग द रिबेलियस स्टूडेंट्स। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस चीज को रेफर करने के लिए आंसर नहीं किया जा रहा है। ये कह रहा है कि जो लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पूछा ये गया है आपसे, देखो जरा देखो 36, यहां पे कह रहा है कि ऐसा हो रहा है मेकर्स बिकॉज इट इज डिप्लोरेबल टू विटनेस द अटैक्स ऑन एम्बेसीज फॉलोइंग अ क्लैश ऑफ पॉलिसीज ऑफ टू ऑफिशियल पॉलिसी मेकर्स बिकॉज। अब यहां पे हम ऐसा विटनेस कर सकते हैं, क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दे आर ओवरलुक्ड बाय द पॉलिसी प्लानर्स देमसेल्व्स, वही लोग उस चीज को ओवरलुक कर रहे हैं। चलो ठीक है, जो भी हो रहा है जाने देते हैं। डी कह रहा है दे आर इंडिकेटिव ऑफ द कंपिटेंस, बिकॉज के बाद में दे आर इंडिकेटिव ऑफ द कंप्लीट फेलियर की बात अगर हम करेंगे तो सेंस नहीं बना पाएगा, इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ द मॉब इंडल्जिंग इन वायलेंस एंड आर्सन इज दैट दे, एक रीजन बताओ जिसकी वजह से मॉब जो है इंडल्ज हो रहा है वायलेंस और आर्सन में, आर्सनिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें इंडल्ज हो रहा है, ऐसा क्यों है, इसका आपको एक रीजन बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हैं। Destroy very costly things like vehicles, destroy very valuable artifacts and books, get a mad delight in destruction for the sake of destruction only, are motivated by certain political ideology to restrict the destruction, to resort to destruction। अब देखो इसका रेफरेंस हमने पहले वाले में ही पढ़ लिया था। ये कह रहा है कि एक एस्पेक्ट बताओ कि मॉब जो है ये वायलेंस और आर्सन में जो इंक्लूड हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है। सो ये लोग सीधा सीधा इसका रीजन ये बता रहे हैं कि ये लोग इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज हैं वो ही इस तरफ इन लोग को ढकेल रही हैं कि चलो तुम ऐसा करो, और इस चीज पे इग्नोरेंट बने हुए हैं वो लोग, सीधा बात हो रहा है। तो डिस्ट्रॉय वेरी कॉस्टली थिंग्स लाइक व्हीकल्स, अब ये चीज गलत है क्योंकि इसका रेफरेंस नहीं है। बी कह रहा है डिस्ट्रॉय वेरी वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स एंड बुक्स, अब सिर्फ यही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, व्हीकल्स ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स और बुक्स ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। सो ये वाला चीज भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। सी कह रहा है गेट अ मैड डिलाइट इन डिस्ट्रक्शन फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रक्शन ओनली, अभी कह रहा है कि इनको मजा ही आता है, एकदम पागलपंती सवार होती है, वाह भाई मजा ही आ गया, ऐसा भी कोई जोन नहीं है।
डी वाले पे जाना पड़ेगा, आर मोटिवेटेड बाय सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू रिसोर्ट टू डिस्ट्रक्शन। अभी देखो इसका रेफरेंस दिखाता हूं आपको, ये कह रहा है कि कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये चीजें सारी डिस्टॉर्ट करी जाती हैं। देखो, is there political enthusiasm but a frenzied delight in destruction and urge towards violent demolition। सारी चीजें जो डिमोलिश करते हैं, वायलेंस फैलाते हैं, इस चीज के पीछे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी हैं जो इनकी चीजों को फ्यूल करते हैं, जो इनको पार देते हैं इस चीज की। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 38 आ रहा है हमारे सामने। In the passage the word demolition has the meaning as the word। अब has the meaning as the word का मतलब है सेम मीनिंग बताओ, जो इसका वर्ड भी का मीनिंग हो और जो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे इसका मीनिंग भी सेम हो। तो कौन सा वाला ऐसा वर्ड है? देखो यहां पे डिमोलिशन का मतलब होता है बर्बाद करना, तहस नहस करना, खराब करना, तोड़फोड़ करना, ये सारे मीनिंग्स हैं। बट इफ यू गेट टू द ऑप्शंस, देखो कौन सा है। डिफाई का मतलब होता है मैं नहीं कर रहा, जाओ, इसको डिफाई बोलते हैं, बाहर हो गया। बी बोल रहा है एंटिक्स, मतलब ही नहीं, एंटिक्स का मतलब होता है बहुत अजीब चीजें होना। डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बाद हो जाना, एकदम सही है। अर्ज का मतलब होता है किसी चीज की चाहत होना, सो अर्ज इज ऑल्सो आउट। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है बेटा, चलो 38 के बाद लेट्स गेट टू 39th, लेकिन उसके लिए स्पॉटिंग एरर्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो 38 तक के क्वेश्चंस थे हमारे पास में पैसेज के, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्पॉटिंग एरर्स पे आते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं। यहाँ पे स्पॉटिंग एरर्स में डायरेक्शंस कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड A, B and C। Read each a sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B or C। If you find no error, your response should be indicated as D। ठीक है, बढ़िया। एक सेंटेंस दिया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चौथा पार्ट नो एरर का है, आपको सेंटेंस पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही है तो आप कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी पे एकदम बढ़िया से टिक, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया डी तक नहीं पहुंचना है, ए, बी या सी में कहीं पे गड़बड़ है, तो उसी ऑप्शन को आपको अपनी आंसर शीट में मार्क कर देना है। इतना सिंपल सा काम है। स्पॉटिंग एरर्स के जनरली 10, कभी कभी 15 और कभी किस्मत अच्छी हुई तो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन कह रहा है द लेटर हैज बीन रिटन, लेटर लिख लिया गया था। ठीक है, इट आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंट एट वंस। अब यहां पे कह रहा है कि लेटर लिख लिया गया है, मैं इंसिस्ट करूंगा कि इसको भेज दिया जाए। ठीक है, अभी बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, देखो जरा ध्यान से समझो इसको। अभी कह रहा है कि लेटर लिख लिया गया है, मैं इसको सेंड करूंगा, इसको सेंड कर दिया जाए, मैं इस चीज की मतलब ये चीज मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आपको मालूम हो यहां पे, या आप रिकॉल करो थोड़ा सा, हमने एक रूल पढ़ा था, जब भी कभी आईएनजी वाला वर्ड लिखा जाएगा, जब भी कभी आईएनजी वाला वर्ड लिखा जाएगा, इसके जस्ट पहले अगर कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो इस नाउन या प्रोनाउन को हमें किस में रखना पड़ेगा बेटा? पॉजेसिव केस में रखना पड़ेगा। इसमें क्या रखना पड़ेगा? पॉजेसिव केस में रखना पड़ेगा। अब पॉजेसिव केस की बात अगर हम यहां पे करें तो यहां पे मुझे बीइंग दिख रहा है, बीइंग आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन। अब लेकिन इसके पहले एक प्रोनाउन तो आया है इट, लेकिन इट पॉजेसिव केस में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इट की जगह पे यहां पे इट्स लगाना पड़ेगा, तब ये सही होगा। सो आई इंसिस्ट ऑन इट्स बीइंग सेंट एट वंस। याद रखो इसको, यहां पे ऑप्शन नंबर सी में इट की जगह इट्स हो जाएगा, तब ये सही माना जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये सारे रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए 40th कह रहा है आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर, बोथ ऑफ देम केप्ट क्वारलिंग ऑल द टाइम, राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वारलिंग विद वन अनदर। क्वेश्चन देखने में तो बढ़िया लग रहा होगा, सिंपल सा भी लग रहा होगा और सही भी लग रहा होगा। एक चीज अगर आपने मिस कर दी तो ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। देखो यहां पे 2 वर्ड्स होते हैं जिनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलते हैं। कौन से वर्ड्स हैं? ईच अदर है और वन अदर है, पढ़ा था हमने। एक वर्ड है ईच अदर और दूसरा होता है वन अदर। ईच अदर हम यूज करते हैं 2 चीजों के लिए और वन अदर यूज करते हैं हमेशा 2 से ज्यादा के लिए। यहां पे कह रहा है बोथ ऑफ देम और यहां पे कह रहा है माय बॉयज। यहां पे इंडिकेशन क्या है? कितने लोग हैं? बोथ का मतलब 2 हो गए, तो 2 के लिए हम वन अदर नहीं यूज कर सकते, हम सिर्फ ईच अदर यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में यहां पे एरर है, ईच अदर को लगाना पड़ेगा वन अदर की जगह पे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? लेट्स हैव अ लुक। 41 सेज शर्ली वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। टुडे नाइट की जगह बेटा हमारे पास में एक वर्ड है टुनाइट, टुनाइट। ठीक है, तो यहां पे हम टुडे नाइट को हटा के टुनाइट लगाएंगे, तब ये सही माना जाएगा। टुडे नाइट कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये सी वाले पार्ट में फिर से एरर मिल जाएगी। सो करेक्ट हो जाएगा शर्ली वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। टुडे नाइट कुछ नहीं होता है। ठीक,
देखो कितने सिंपल सिंपल से चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर रूल्स सारे पढ़े हुए हैं, जो हमने पढ़ाए हैं रूल्स, अगर वो भी रिवाइज्ड हैं तो आसानी से क्वेश्चंस कर लोगे। 42 देखो, द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो हमने क्या सीखा था, जब भी कभी अपॉस्ट्रोफे लगेगा तो हमेशा कौन सा रेफरेंस होना चाहिए, का होना चाहिए, के होना चाहिए या की होना चाहिए। इन्हीं 3 रेफरेंस में हम ये लगाएंगे। द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड, जो विजिटर्स गए थे उनसे रिक्वेस्ट की गई, तो यहां पे कहीं का के की का तो रेफरेंस आ ही नहीं रहा है, तो विजिटर्स में अपॉस्ट्रोफे एस कैसे लगा दिया। अब यहां पे अपॉस्ट्रोफे एस नहीं होगा, क्या होगा, द विजिटर्स लगाएंगे, VISITORS लगाना पड़ेगा। अपॉस्ट्रोफे हटाएंगे और पार्ट नंबर ए में एरर हमें मिल जाएगी। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलो, अगर सारे पढ़े हुए रूल्स याद हैं तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। चलो 43 पे चलते हैं। द लेजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज प्रीशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री। ठीक है, लेजेंडरी हीरो ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन बिल्कुल बलिदान कर दिया, दे दिया, समर्पित कर दिया। इन सब के मीनिंग्स के लिए भी हम लेड लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, 43rd में कोई एरर नहीं। द लेजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज प्रीशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री, परफेक्ट। सो दिस क्वेश्चन वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। Our grandeur, which is very lazy, our gardener, which is very lazy, says that there will be no apples this year. ठीक है, हमारा गार्डनर बहुत ज्यादा लेजी है। ठीक, अब यहां पे बात अगर आप ध्यान से देखो तो ये कह रहा है आर गार्डनर विच इज वेरी लेजी। अब यहां पे गार्डनर की बात हो रही है, लेकिन क्या मैं विच कह सकता हूं? विच हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है ना। या फिर अगर लिविंग थिंग्स में भी अगर मुझे सेलेक्ट करना हो, जैसे विच इज योर फेवरेट प्लेयर, अब बात चल जाएगी। लेकिन आर गार्डनर ये तो लिविंग बीइंग होगा यार, इसके लिए मैं विच कहां से लगा दूं? तो विच हटा के यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, हु इज वेरी लेजी लगाना पड़ेगा। तो विच यहां पे गलत है, पार्ट नंबर ए के साथ हमें एरर निकालनी पड़ेगी। आसान सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। व्हेन आई आस्क्ड द गेस्ट व्हाट शी वुड लाइक टू ड्रिंक, she replied that she preferred coffee much more than tea। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा था ये भी हमने एडजेक्टिव्स में। अब देखो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में हमेशा हम टू यूज करते हैं, कभी भी हम दैन नहीं यूज कर सकते, ओवर यूज नहीं कर सकते, गलत माना जाता है। तो she preferred coffee much more than नहीं, she preferred coffee much more than की जगह टू लगाओ, तब ये सही हो जाएगा। So she preferred coffee टू टी हो जाएगा। या फिर अगर आप मच मोर लगाना भी चाहते हो तो दैन यहां से हट जाएगा, मच मोर टू टी आपको लिखना पड़ेगा। याद रखिए प्रेफर के साथ में कभी भी दैन नहीं लग सकता है। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जैसे सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसमें से प्रेफर्ड बहुत कॉमन वर्ड है। चलो 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, नो सूनर डिड आई रीच्ड देयर। ठीक है, नो सूनर डिड आई रीच देयर की बात कर रहा है। नो सूनर डिड आई रीच देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, यहां पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो नो सूनर डिड आई रीच्ड, क्या कभी डिड के बाद में V3 लग सकता है? सेंस ही नहीं बनता कभी। तो डिड के बाद में V1 आता है, रीच्ड यहां पे गलत है, यहां पे रीच की जगह रीच लिखना पड़ेगा, तब ये सही बनेगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पे दैन भी मिसिंग है, लेकिन पहले ही जब मेरे को गलती मिल गई तो मैं आगे क्यों बढ़ूंगा? सो नो सूनर डिड आई रीच देयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और नो सूनर के साथ में आगे दैन की पेयरिंग होती है, लेकिन पहले ही मुझे गलती मिल गई, सो आई विल स्पॉट एरर इन पार्ट ए। चलो अगला 47, I did not want to listen to him, but he was adamant and discussed about the matter। अब देखो यार, we discuss something, we don't discuss about something। तो discuss के बाद में about की जरूरत यहां पे नहीं है, so discuss the matter की बात यहां पे पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। Please note that the interview for the post shall be held on June 15, 2019 between 10 AM to 2 PM। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पढ़े भी हैं ऑलरेडी, बट फिर से देख लो। एक वर्ड है बिटवीन और एक वर्ड है फ्रॉम। एक वर्ड है बिटवीन और एक वर्ड है फ्रॉम। बिटवीन के साथ हमेशा लगता है बेटा एंड, बिटवीन के साथ हमेशा लगता है एंड, और फ्रॉम के साथ हमेशा लगता है टू। याद रख लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है बिटवीन के साथ में? टू। बिटवीन के साथ में एंड होता है, फ्रॉम के साथ टू होता है। यहां पे बिटवीन के साथ में टू लगा हुआ है, मतलब यहां पे गड़बड़ी हो गई। तो बिटवीन 10 AM टू की जगह एंड लगा देंगे, ये सही हो जाएगा, या फिर बिटवीन की जगह फ्रॉम लगा देंगे, तब भी चल जाएगा। तो दोनों में से कुछ एक चीज को गलती निकालनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज सब ये एक ही पार्ट में है, तो सी पार्ट में हम एरर स्पॉट कर देंगे। समझ आ गया बात? तो ये था फिलहाल आज के लिए।
और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। तब तक आप अपनी पढ़ाई बढ़िया से करते चलिए। क्वेश्चंस में जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते चलिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।